Assalamu alaikum dear student. Today inshallah we will discuss our lecture number 33. जैसा कि आपको पता है कि हमारा रिग्रेशन कोरिलेशन का टॉपिक कंटिन्यू है, तो हमारा यहाँ पे लास्ट डिस्कशन हमारी रह गई वो है रिग्रेशन और कोरिलेशन में स्कैटर डायग्राम। कि स्कैटर डायग्राम को हम कैसे डील करते हैं और स्कैटर डायग्राम से एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है। ठीक है, तो व्हाट इज स्कैटर डायग्राम? स्कैटर डायग्राम स्कैटर डायग्राम कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, सिंपल ग्राफ्स ही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राफ 1 है, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, कोई भी वेरिएबल्स हो गए इसमें। ठीक है, अगर रिग्रेशन लाइन कुछ इस स्टाइल से बनी है, हमें आइडेंटिफाई करना है ये रिग्रेशन लाइन पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल रिग्रेशन लाइन कुछ ये बनी, फर्स्ट पॉइंट यहाँ बना, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ और फिफ्थ ये पॉइंट्स बने। हमने इस पॉइंट को फ्री हैंड से ज्वाइन कर दिया। तो देखिए ये जो हमारी लाइन बनी है रेड वाली, ये बिल्कुल हमारी पॉइंट्स के ऊपर बनी है। तो अगर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हमारी लाइन मूव कर रही है, इट्स मीन हमें पता है ये जो कर्व की डायरेक्शन है ये अपवर्ड है। अपवर्ड डाउनवर्ड का हम कैसे डिसीजन लेते हैं? अपवर्ड डाउनवर्ड या पॉजिटिव स्लो का डिसीजन इस तरह लेते हैं, हमने देखना था इन दोनों वेरिएबल्स में रिलेशन क्या है। अगर हम ये देखते हैं कि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि अगर हमारा वेरिएबल x और वेरिएबल y दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि अगर x इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है, और अगर x डिक्रीज हो रहा है और y भी डिक्रीज हो रहा है, इट्स मीन ये सेम डायरेक्शन है, यानी कि इनकी जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है जी, तो इस तरह देखें जैसे जैसे x इंक्रीज होता जा रहा है y भी इंक्रीज होता जा रहा है, इसलिए इसकी स्लोप अपवर्ड बनी। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि बताएं इस x और y में रिलेशनशिप क्या है, तो हम कहेंगे इसमें रिलेशनशिप पॉजिटिव है, इसमें रिलेशनशिप पॉजिटिव, ये तो हमें तय हो गया। याद रखिएगा अगर लाइन पॉइंट टू पॉइंट चल रही है तो इसको कहते हैं परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ये परफेक्ट पॉजिटिव है। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब है कि जो लाइन है वो पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है, परफेक्ट पॉजिटिव। और परफेक्ट पॉजिटिव का जो आर का आंसर आता है, अगर r इज इक्वल टू +1 आ रहा है आंसर, यानी कि आपने r कैलकुलेट किया और आपने r कैलकुलेट करने के बाद आंसर देखा तो +1 आया, +1 का मतलब है ये परफेक्ट पॉजिटिवली रिलेशनशिप है, परफेक्टली, यानी कि 100% एक्स वाई की वजह से चेंज हो रहा है या वाई एक्स की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इनमें 100% रिलेशनशिप है। और 100% रिलेशनशिप का मतलब है कि आपकी जो बिल्कुल लाइन बनेगी रेड वाली, ये ब्लू पॉइंट्स के ऊपर बनेगी। ठीक हो गया जी। सेकेंड डायग्राम देखते हैं। सेकेंड डायग्राम में हमारे पास x यहां पे y, ठीक है, और हमारे पास अब कुछ तरतीब ये रही पॉइंट्स की कि फर्स्ट पॉइंट यहां पर आया, सेकंड यहां पर, थर्ड यहां पर और फोर्थ पॉइंट ये आ गया। ठीक है जी, हमने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं फ्री एंड से। हमने सारे पॉइंट्स को फ्री एंड से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अज्यूम करें कि और पॉइंट है, दैट इज दिस पार्ट। अब ये जो रेड लाइन बनी रिग्रेशन लाइन, ये जो रेड लाइन है ये रिग्रेशन लाइन है, इस लाइन का नाम है रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन, और रिग्रेशन लाइन कौन सी होती है? y हेड इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स या x हेड इज इक्वल टू a प्लस बी वाई होती है। तो
हमने देखा कि x और y में रिलेशनशिप क्या है। हमने कहा अगर x इंक्रीज करें तो y डिक्रीज हो रहा है, अगर x इंक्रीज करें तो y डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने कहा हम इस पॉइंट पर है, से यहाँ पर x के 5 यूनिट है, यहाँ पे y के 15 यूनिट। अगर हम x इंक्रीज करें यानी कि 5 से 6 पर जाएं, अगर हम 5 से 6 पर जाते हैं तो देखते हैं y के साथ क्या सलूक हो रहा है। देखें y कम हो गया, यानी कि हमने ऑब्जर्व किया अगर हम x को इंक्रीज करें तो हमारा y जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप नेगेटिव है। ठीक हो गया। अगर x इंक्रीज कर रहा है और y डिक्रीज कर रहा है, इट्स मीन रिलेशनशिप नेगेटिव है। ठीक हो गया, रिलेशनशिप तो नेगेटिव हो गया। और अगर ये जो लाइन रेगुलेशन लाइन है ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रही है, पॉइंट के ऊपर बन रही है, तो इसका मतलब ये भी परफेक्टली नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये भी परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है। यानी कि जितना x इंक्रीज करेंगे उतना ही y डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, जो y बदल रहा है 100% x की वजह से बदल रहा है, तो ये परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और डायग्राम देखते हैं। और इसमें जो r होगा वो r का आंसर आपका -1 आएगा। अगर r -1 है इट्स मीन ये परफेक्ट नेगेटिव है। यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर y आ गया, और हमने पॉइंट्स बनाए। एक पॉइंट ये आ गया, 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 एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। तो हमने कहा बताएं ये पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव। हमने कहा पता नहीं चल रहा, यहाँ से ऐसे जाएंगे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे, मतलब ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनमें आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि इसमें ना ही नेगेटिव रिलेशन है ना ही पॉजिटिव रिलेशन है। अगर ना ही नेगेटिव रिलेशन हो ना ही पॉजिटिव रिलेशन हो तो फिर कौन सा रिलेशनशिप होता है, तो फिर नो रिलेशनशिप होता है, कि कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है जी, या तो दुश्मनी होगी या तो दोस्ती होगी, तो दुश्मनी दोस्ती इकट्ठी नहीं होती। ठीक है जी, तो नो रिलेशनशिप यहाँ पर आएगा। और नो रिलेशनशिप में आर का आंसर क्या आता है, अगर आपकी आर का आंसर 0 आ गया आप कहेंगे कि दोनों वेरिएबल्स में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं। और जब वेरिएबल्स में आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता तो वेरिएबल्स आपस में दोनों के दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों के दोनों वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ये इंशाल्लाह आपको इकोनॉमिक्स में ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी, ये वाली बात जो अभी मैंने की है, नो रिलेशनशिप और इंडिपेंडेंट वाली। जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह उसमें भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अक्रॉस इलास्टिसिटी का, तो आप जब वो पढ़ेंगे तो आपको इसकी याद आ जाएगी। ठीक है, तो जब r 0 होता है, जब दोनों वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं तो रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि फ़ैन और शूज़ में कोई रिलेशनशिप है, जैसे कि मैंने कहा कि फ़ैन सस्ते हुए, फ़ैन की प्राइसेस कम हुई, लोगों ने जूते ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिए। हमने कहा भाई ऐसा थोड़ी होगा, फ़ैन का जूतों का क्या रिलेशनशिप। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, r 0 होगा। ठीक हो गया। ये 3 डायग्राम्स बन गए। अब 2 डायग्राम थोड़ी सी और बना लेते हैं ताकि बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। 3 डायग्राम, चौथी डायग्राम में ये x आ गया और ये y आ गया। ठीक है, पॉइंट कुछ ये चल रहे हैं, आप देखिएगा जरा। ठीक है नी, पॉइंट्स कुछ ये चल रहे हैं। तो एग्जामिनर ने कहा बताएं ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमने कहा भाई ये तो कन्फर्म है कि पॉजिटिव है। और याद रखिएगा
ये जो हमारी रिग्रेशन लाइन है ये हमेशा इन पॉइंट के क्लोजेस्ट गुजरती है, इन पॉइंट के करीब करीब गुजरती है, बिल्कुल करीब, मैक्सिमम इतना करीब हो सकता है, ठीक है। और अगली बात जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, बस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, क्योंकि आई कैप क्वेश्चन बैंक में शायद हमें इसका एक सामना करना पड़ जाए। ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना हर एक पॉइंट का, ये एरर होता है, बस इस एरर को फिर हम रिमूव करते हैं, ठीक है। ये जितनी पॉइंट इस लाइन से दूर होंगे इट्स मीन उतना वेरिएबल्स में एरर ज़्यादा है, और जितनी ये लाइन लेकिन करीब होगी इन पॉइंट्स के, करीब होगी इन पॉइंट्स के, इट्स मीन उतना एरर कम, जितना एरर कम उतना डाटा रिलायबल है। तो हम कहेंगे बिल्कुल लाइन अपवर्ड जा रही है, हम कहेंगे बिल्कुल पॉजिटिव है, रिलेशनशिप तो पॉजिटिव है, लेकिन परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है। ये देखें परफेक्टली पॉजिटिव तो नहीं है, क्योंकि परफेक्टली पॉजिटिव में लाइन जो है पॉइंट टू पॉइंट के ऊपर बन रही थी। अब यहाँ पे देखें ये जो लाइन बन रही है पॉइंट के ऊपर नहीं बन रही, लेकिन ये पॉइंट के क्लोजेस्ट गुजर रही है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन तो अपवर्ड है, ये तो हमें कंफर्म हो गया, लेकिन रिलेशनशिप पॉजिटिव, परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है। हाँ, परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट्स करीब करीब गुजर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन गुड पॉजिटिव है, यानी कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, ठीक है। परफेक्टली पॉजिटिव नहीं है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, या एवरेज पॉजिटिव है, वीक पॉजिटिव नहीं है। वीक पॉजिटिव कब होगा? वीक पॉजिटिव तब होगा जब ये पॉइंट बहुत दूर दूर हो जाए। अब देखें, अगर मैं ब्लैक डॉट्स की बात करूं और रेड को कंपेयर करूं तो देखें डायरेक्शन तो देखें मेरी पॉजिटिव ही बन रही है, डायरेक्शन तो मेरी पॉजिटिव ही बन रही है, लेकिन क्योंकि लाइन के दरमियान एरर बहुत ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव तो है लेकिन ये वीक पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि रिलेशनशिप थोड़ा कमज़ोर है। तो यहाँ मैं बिल्कुल कह सकता हूँ ये पॉजिटिव है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव की निशानी ये होती है जो आर होता है 0.9 से ग्रेटर आता है, आर जो है वो 0.9 से 90% से ग्रेटर होता है, ठीक है जी। इस तरह एक नेगेटिव की देख लेते हैं ज़रा। अज्यूम करें हमारे पॉइंट्स कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमारी स्कैटर डायग्राम बन गई। तो अब देखें डाउनवर्ड स्लोप हमने कहा नेगेटिव रिलेशनशिप, लेकिन देखें एरर बहुत ज़्यादा है, ये देखें एरर बहुत ज़्यादा एरर है, ठीक है। एरर काफ़ी ज़्यादा, एरर ज़्यादा होने की वजह से हम कहेंगे ये नेगेटिव तो है लेकिन वीक नेगेटिव है, क्योंकि एरर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारी सारी डायग्राम है। तो इस डायग्राम से एग्जामिनर पूछ लेता है, कोई भी डायग्राम बनाएगा तो एग्जामिनर फॉर इंस्टेंस वो ये डायग्राम बनाएगा, उसमें कहेगा बताएं इसका आर का आंसर क्या आएगा, हम कहेंगे इसका आर का आंसर आएगा -1। फिर वो पूछेगा बताएं इसमें रिलेशनशिप क्या है, हम कहेंगे इसमें रिलेशनशिप परफेक्टली नेगेटिव रिलेशनशिप है इसमें, ठीक है जी। तो इस तरह के एग्जामिनर आपसे स्कैटर डायग्राम गिवन करके भी क्वेश्चन पूछ सकते, ठीक है। तो ये हमारा ऑल अबाउट था स्कैटर डायग्राम और रिग्रेशन और कोरिलेशन के क्वेश्चन हो गए। तो हमने सारे क्वेश्चन जो है आई कैप के स्टडी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन कर लिया, बल्कि उससे ज़्यादा ही हमने तो कुछ क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है जी। तो अब फाइनली हमारा आई कैप का क्वेश्चन बैंक रह गया, और आई कैप क्वेश्चन बैंक के बाद इंशाल्लाह हमारा चैप्टर 13 ख़त्म हो जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 15 अपनी बेसिक प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो लेट्स मूव टुवर्ड आई कैप क्वेश्चन बैंक। चलिए आई कैप का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। आई कैप के जो पहले 7 क्वेश्चन हैं
वो स्कैटर डायग्राम के ऊपर बेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने स्कैटर डायग्राम बनाई है तो हमारे लिए इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। पहले 7 क्वेश्चन तो करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, इफ द वैल्यूज ऑफ टू डिफरेंट वेरिएबल्स x एंड y आर प्लॉटेड ऑन अ रेक्टेंगुलर एक्सिस। ये जो एक्सिस होता है ना, ये वाला, ये एक्सिस, ये रेक्टेंगुलर एक्सिस होता है, ठीक है ना। सच अ प्लॉट इज रेफर टू एज, उसने कहा अगर दो वेरिएबल्स x और y को रेक्टेंगुलर एक्सिस में किसी पॉइंट को प्लॉट किया जाए, बताएं उनको क्या कहते हैं। हमने अभी पढ़ा, उनको स्कैटर डायग्राम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। हाँ, मैथ में आप इसको ग्राफ भी कह सकते हैं, लीनियर ग्राफ कह सकते हैं, कर्व ग्राफ कह सकते हैं, अगर कर्व की शक्ल, ठीक है ना। सेकंड, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, स्कैटर डायग्राम। सेकंड का आंसर क्या है, 13.2, फ्रॉम द इंस्पेक्शन ऑफ स्कैटर डायग्राम, हमने स्कैटर डायग्राम को इंस्पेक्ट किया, देखा, ऑब्जर्व किया। इफ इट इज सीन, अगर ये देखा जाता है, दैट द पॉइंट फॉलो क्लोजली अ स्ट्रेट लाइन, कि जो पॉइंट है, जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये रेड वाली लाइन, ये इन पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के साथ क्या कर रही है, रिलेट कर रही है। इट इंडिकेट्स दैट टू वेरिएबल आर टू सम एक्सटेंट लीनियरली रिलेटेड। लीनियर का मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर पॉइंट के ऊपर लाइन बन रही है तो देखें, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है, कोई कर्व नहीं बन रही, देखें कोई कर्व ऐसे नहीं बन रही, कोई डायग्राम कर्व नहीं बन रही, ठीक है। तो ऑप्शन सी, लीनियरली रिलेटेड। थर्ड वाला, इन अ स्कैटर डायग्राम इफ द पॉइंट फॉलो क्लोजली अ स्ट्रेट लाइन ऑफ पॉजिटिव स्लोप, कहता है स्ट्रेट लाइन भी है, पॉजिटिव स्लोप भी है, यानी कि ये वाली बात कर रहा है। ये देखें, रेड वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन भी है और पॉजिटिव भी है, तो आंसर परफेक्टली पॉजिटिव, या एग्जामिनर कौन सा आंसर कहता है, परफेक्टली पॉजिटिव तो है ही नहीं, तो हम कहेंगे हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई पॉजिटिव में हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास तकरीबन परफेक्शन के करीब है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास हाई पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वाला देखते हैं, इन अ स्कैटर डायग्राम इफ द पॉइंट्स फॉलो क्लियरली अ स्ट्रेट लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप, अगर ये नेगेटिव स्लोप होगी और स्ट्रेट लाइन होगी तो आंसर क्या आएगा, हाई नेगेटिव आ जाएगा, बस हाई नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, हाई नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। 5 इन अ स्कैटर डायग्राम इफ द पॉइंट फॉलो अ स्ट्रिक्टली रैंडम पैटर्न, हमें पैटर्न नहीं पता चल रहा कि इंक्रीज पैटर्न डिक्रीज पैटर्न, देन द टू वेरिएबल आर सेड टू बी नो लीनियर रिलेशनशिप। नो लीनियर रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं है। 6 अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ या डिग्री ऑफ रिलेशनशिप या इंटरडिपेंडेंस इज कॉल्ड कोरिलेशन। कोरिलेशन ये देखता है कि दोनों वेरिएबल्स में रिलेशनशिप कितना है, रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है या वीक है। तो देखें, या तो रिलेशनशिप होगा, या तो बहुत परफेक्ट होगा, या तो स्ट्रांग होगा, या तो फिर वीक होगा, ठीक है। तो रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है कि हमें कौन बताता है, कि हमें कोरिलेशन बताते हैं। 7 वाला, the phenomena that investigate the dependence of one variable on one or more independent variable is called regression analysis। डिपेंडेंट वेरिएबल जो चेंज होता है इंडिपेंडेंट की वजह से, उसको क्या कहते हैं, ये हम शुरू में पढ़ चुके थे, उसको रिग्रेशन कहते हैं। क्योंकि रिग्रेशन का काम ये होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की मौजूदगी में डिपेंडेंट वेरिएबल को एस्टिमेट करना, ठीक हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। 8 वाला, द लीनियर रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड रिग्रेशन लाइन। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में जो लीनियर रिलेशनशिप होता है वो रिलेशनशिप रिग्रेशन लाइन की वजह से होता है। 9 वाला, स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन इज कॉल्ड, रिग्रेशन लाइन के स्लोप को क्या कहते हैं, हमने कहा वो रिग्रेशन कोफिशिएंट होती है। रिग्रेशन लाइन की जो स्लोप होती है
रिग्रेशन लाइन की जो स्लोप होती है, जैसे कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये रिग्रेशन लाइन की स्लोप है और इसका नाम क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है इसका। 10 वाला, इन रिग्रेशन एनालिसिस इफ द वैल्यू ऑफ a इज पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ b, हमने कहा b को तो कोई मसला नहीं, b तो अपनी मर्जी से आएगा। उसने कहा अगर ये a पॉजिटिव आ जाए, यानी कि y इज इक्वल टू प्लस 2, तो आपने कहा हो सकता है माइनस 0.2x आ जाए, हो सकता है अगर ये प्लस 2 है, हो सकता है ये 0.2x। मीन ये जो b है रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये तो अपनी मर्जी से आएगा, इसमें तो a का कोई रोल नहीं है। तो हम कहेंगे b में टेक एनी वैल्यू, b कोई भी वैल्यू के साथ आ सकती है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि a पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, समटाइम a आ भी नहीं रहा होता, b फिर भी एग्जिस्ट कर रहा होता। ठीक है जी, तो हम कहेंगे मे टेक एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू इसमें आ सकती है। थर्ड वाला, द प्रोसीजर, उस अब स्कैटर डायग्राम की जरा बात करें, जिसमें मैंने कहा था हम एरर कैलकुलेट करते हैं। द प्रोसीजर विच सेलेक्ट दैट, ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर लाइन फॉर विच द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस। ये देखिए हमने ये पॉइंट्स बनाए, ठीक है, और हम पता है रिग्रेशन लाइन इन पॉइंट के क्लोजेस्ट गुजरेगी, ये रिग्रेशन लाइन। अब ये जो ये वाला डिस्टेंस आ रहा है ना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है, ये मैंने कहा था एरर होता है। इस एरर को कैसे रिमूव किया जाता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन लेके, यानी कि एक्चुअल का और एस्टिमेटेड का क्या करूंगा, डिफरेंस लूंगा और उसका स्क्वायर करूंगा, फिर सारों का सम करता रहूंगा, और जब मैं ऐसे कैलकुलेशन करूंगा तो हमारा जो एरर है रिमूव हो जाएगा। एरर रिमूव करना हमारे टॉपिक में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं सिखा नहीं रहा आपको, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज आके आपने इस तरह का रख दिया, तो आपको ये सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करवाना था कि वर्टिकल डिस्टेंस में होता क्या है। ठीक है जी, ये जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा होता है, हम इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर करके सारों को सम करेंगे तो एरर रिमूव हो जाता है। ठीक है जी, तो हमने क्या रिमूव नहीं करना, तो हमारे पास ये जो आंसर आएगा इसको कहते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड इसको कहते हैं। ठीक है जी, सम ऑफ स्क्वायर मेथड कोई नहीं होता, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर मेथड भी कोई नहीं होता, ये लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन होती है। इस तरह एरर को रिमूव करने का यह लीस्ट स्क्वायर मेथड कहलाता है, जिसमें एरर रिमूव करते हैं। 12 वाला, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट बी, उसने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू रिग्रेशन कोएफिशिएंट, हमने कहा बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव है हम कहेंगे स्लोप नेगेटिव, रिलेशन नेगेटिव। न्यूमेरिक वैल्यू पॉजिटिव है हम कहेंगे स्लोप पॉजिटिव, रिलेशन भी पॉजिटिव। तो आंसर इज बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि बी वाई ऑन एक्स 0.2 है, तो बी एक्स ऑन वाई 0.75 है। लेकिन दोनों पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव भी हो जाए, हो सकता है दोनों नेगेटिव भी हो जाए। बी वाई ऑन एक्स इक्वल टू माइनस 0.2 और बी एक्स ऑन वाई इक्वल टू माइनस 0.75, बिल्कुल दोनों है। लेकिन हाँ, ये बात आपको मैंने बताई थी, ऐसा नहीं हो सकता कि ये नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया हम कहेंगे ये फिक्टिशियस डेटा। 12 हो गया हमारे। 13, इन रिग्रेशन the dependent variable is assumed to be a random variable whereas independent variable is assumed to have constant या fixed value। ये देखिएगा, उसने कहा कि y is equal to a plus bx,
उसने कहा कि डिपेंडेंट वेरिएबल इज अज्यूम टू बी रैंडम। हमें पता है ये y हैट डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है जी। तो देखें ये तो क्वेश्चन में गिवन होता है, ये तो क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर ये गिवन होता है इट्स मीन ये चेंज नहीं होने वाला। हाँ, ये जो भी गिवन होगा ये चेंज होता रहेगा, हम इसको चेंज करते रहेंगे, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। इट्स मीन डिपेंडेंट वेरिएबल तो वेरिएबल है, यानी कि वेरी करेगा, लेकिन ये जो x जो एग्जामिनर ने गिवन कर दिया ये कभी चेंज नहीं हो सकता। जो एग्जामिनर गिवन कर दिया हम उसी को ही यूज़ करेंगे। इट्स मीन ये जो x है इसकी फिक्स वैल्यू रहती है। तो ऑप्शन बी। 14 द डिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्स। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं और इसको हम एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं। ज़रा इनके नाम देख लीजिएगा, ठीक है, कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स के नाम क्या हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के नाम क्या हैं। ठीक है, ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना इसको डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। अब इसके नाम लिखते जाएं बस आप। सेकंड, इसको रिस्पॉन्ड वेरिएबल भी कहते हैं, इसको एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कहते हैं क्योंकि एक चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होता है। इसको एस्टिमेटेड और इसको प्रिडिक्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। ये सारे नाम किसके हो गए? इस डिपेंडेंट वेरिएबल के हो गए। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ये एक्सप्लेन्ड हो गया तो ये अनएक्सप्लेन्ड हो गया। कुछ तो आसान सा यहां से बना लेना, ठीक है। ये प्रिडिक्टेड हो गया, ये इसी से निकलकर प्रिडिक्टर हो गया, यानी कि प्रिडिक्ट करने वाला, ठीक है। और इसको हम रिग्रेसर भी बोलते हैं। ये सारे नाम किसके हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड, डिपेंडेंट वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड ऑप्शन अल्फा एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। ठीक है नी, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। ठीक है, 15 वाला देखते हैं। 15 वाले में वो कह रहा है विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्पीयर्समैन। ये जो स्पीयर्समैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है या रैंक कोरिलेशन होता है। ये जो हमने रैंक कोरिलेशन सीखा था ये किस स्टैटिस्टिशियन ने दिया था? स्पीयर्समैन ने दिया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम स्पीयर्समैन के अपने नाम से स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन पड़ गया। तो स्पीयरमैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज नॉट करेक्ट। कहता है इसमें से कौन सा स्पीयर्समैन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करेक्ट नहीं है? हम देखते हैं। इट कैन कोरिलेट टू और मोर सेट ऑफ रैंकिंग। ये कोरिलेट करता है दो या दो से ज़्यादा सेट ऑफ रैंकिंग को। तो हमने कहा ये बात सही नहीं है। वो दो या दो से ज़्यादा सेट्स को रैंक नहीं करता। हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सिलेबस में है वो हम सिर्फ टू वेरिएबल्स की हद तक रैंक करते हैं। ठीक हो गया। बी कहता है इट अप्लाई ओनली व्हेन नो टाई एग्जिस्ट। कहता है ये जो हम अप्लाई करते हैं ये हम तब करते हैं जब हमारे डाटा में कोई टाई एग्जिस्ट ना हो। टाई का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो x और y में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमारे पास सेम आ रही हैं। तो कह रहा है कि रैंक कोरिलेशन तब अप्लाई होता है जब आपके डाटा में सेम वैल्यू। हमने कहा बिल्कुल ऐसी ज़रूरत नहीं है। हमने तो कहा कि 2, 3, 5, 1, 6, 7 डिफरेंट वैल्यूज़ हों तो भी रैंक कोरिलेशन फाइंड किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वैल्यूज़ में टाई हो। टाई का मतलब ये है ये x हो गया ये y, यानी कि 2, 2, 3,
4 6 6, यानी कि देखिए 2 2 सेम वैल्यूज आ गई, 2 2 में टाई हो गया, 6 और 6 सेम वैल्यूज हुई, इनमें टाई हो गया। तो ज़रूर वो कह रहा है कि सिर्फ टाई का रैंक पॉसिबल है। हमने कहा नहीं नहीं, टाई के बगैर के भी रैंक पॉसिबल होता है। तो ए और बी दोनों हमारी कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज नहीं है, गलत है। 16 वाला देखते हैं। द एक्सप्लेन वेरिएबल और रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड, एक्सप्लेन किधर गया, एक्सप्लेन और रिस्पॉन्स ऑल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये कौन होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। 17 द प्रिडिक्टर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल, ये किधर गया, प्रिडिक्टर अनएक्सप्लेन्ड वेरिएबल कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 17 का अल्फा आंसर, ठीक है। चलिए फिर 13.8 में कह रहा है इन रिग्रेशन एनालिसिस b is 2.8 indicates that value of dependent variable। अब इस बात को ज़रा समझना है, ठीक है। हमारे पास आंसर ये आया y हैड इज इक्वल टू a प्लस 0.28 x, और यहाँ पे इसको 2 कर लेते हैं, चले यहाँ पे इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। ये जो 0.28 के साथ ये प्लस लिखा हुआ है ना, ये प्लस बताता है स्लोप, प्लस मीन पॉजिटिव स्लोप, और अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, प्लस मीन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव स्लोप होता। पहली बात तो ये देखनी है, पर वो इसके बारे में नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है, वो इंटरेस्टेड है इस साइन के बारे में नहीं, बल्कि इस न्यूमेरिक वैल्यू के बारे में, 0.28 के बारे में। वो कह रहा है ये 0.28 क्या बता रहा है, तो 0.28 ये बता रहा है, याद रखिएगा, अगर हम x में 1 यूनिट इंक्रीज करें तो y में इंक्रीज आएगा। ये तो कंफर्म है मुझे, क्यों, क्योंकि रिलेशन पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। अगर x इंक्रीज करूंगा 100% कंफर्म है y ने भी इंक्रीज जाना है, लेकिन किस रेट से इंक्रीज होगा वो रेट b बताएगा। हम कहेंगे अगर x में 1 यूनिट का इंक्रीज लाएंगे तो y में 0.28 से इंक्रीज आएगा। समझिए, फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, y हैड इक्वल टू, अच्छा 2 का कोई काम नहीं है यहाँ पे, माइनस 2x। ये -2 क्या इंटरप्रेट कर रहा है, हम ये कहेंगे अगर इस x में 1 यूनिट इंक्रीज करें तो नेगेटिव बता रहा है, y ने तो डिक्रीज होना है, कंफर्म है। कितने यूनिट से वो बताएगा न्यूमेरिकली 2 से। हम कहेंगे अगर x को 1 यूनिट से इंक्रीज करेंगे तो y के 2 यूनिट कम होंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसको जरा। वो कह रहा है कि b जो है वो 2.8 है, तो हम कहेंगे इंक्रीज बाय 2.8 यूनिट। अगर ये 2.8 है, अगर ये 2.8 है तो y में जो इंक्रीज आएगा वो भी 2.8 से आ जाएगा। इंक्रीज बाय 2.8 यूनिट एट पर यूनिट इंक्रीज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पर यूनिट का मतलब होता है 1 यूनिट, तो अगर पर यूनिट इंक्रीज आ रहा है x में तो y में कितना चेंज आ रहा है, 2.8। तो कौन सी ऑप्शन सही है, ऑप्शन अल्फा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ x बार 11.33 y बार
33.56, बी वाई ऑन एक्स 2.83, देन ए इज इक्वल टू, उसने कहा बताएं ए किसके इक्वल है, तो हमने कहा बता देते हैं भाई ए किसके इक्वल है। तो ए के लिए $13.19, ठीक है जी। उसने कहा बताएं ए किसका इक्वल है, हमने कहा ए का फॉर्मूला होता है जबकि बी वाई ऑन एक्स है, बी वाई ऑन एक्स का मतलब वाई ऑन एक्स की लाइन है, तो वाई ऑन एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ए फाइंड करना, मीन ऑफ वाई कितना 33.56 माइनस बी कितना 2.832 और मीन ऑफ एक्स कितना है 11.33, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.47, ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है जी। सेकंड देखते हैं 13.20, तो 13.20 में वो हमसे कह रहा है इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन, अगर वहाँ पर रैंडम सैंपल लिया जाए उसकी 9 ऑब्जर्वेशन है, यील्ड द वैल्यू समीशन एक्स, सारी वैल्यू उसने बता दी, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, उसने कहा बी फाइंड करो, हमने कहा ठीक है बी फाइंड करते हैं। वहाँ पर वैल्यूज कुछ ये हैं 13.20, तो उसने कहा बी फाइंड करना है, हमने कहा बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, आप पर ये नहीं पता बी वाई ऑन एक्स, एक्स ऑन वाई चेक करते हैं। इसने कहा बी दिया हुआ है, कुछ नहीं बताया, अगर साइलेंट है तो बी वाई ऑन एक्स हम फाइंड कर लेते हैं, साइलेंट है तो बी वाई ऑन एक्स कर लेते हैं, जिसकी चीज़ें पूरी हो जाए हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर, ठीक हो गया जी। वैल्यूज पुट करते हैं, 9 ऑब्जर्वेशन, एन तो 9 आ गया, समीशन एक्स वाई कितना है 3583 माइनस समीशन एक्स कितना है हमारे पास 102, समीशन वाई कितना है 302, एन 9 है, समीशन एक्स स्क्वायर कितना है 1308, और समीशन एक्स कितना है हमारे पास 102 का स्क्वायर। इन सब को कैलकुलेटर से हम सॉल्व करेंगे, तो जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा आंसर आ गया 1.05, 1.05। तो ये देखिए 1.05 कहाँ लिखा हुआ है, 1.05 कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो हम कहेंगे हमारी ऑप्शन डी बनेगी, दैट इज नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा, ठीक है जी। अच्छा जी 13.21 कहता है इफ y इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू, अगर y एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, अगर y एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और y हैट इज एस्टिमेटेड वैल्यू है और y हैट एस्टिमेटेड वैल्यू है, देन द रिग्रेशन लाइन समीशन y माइनस y हैट, और ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी कि 13.21 ये आपको प्रॉपर्टी पढ़ा दी, समीशन y माइनस वाई हैट ये इक्वल टू 0 होता है हमेशा, ठीक है, शुड भी 0 होता है। जिस तरह समीशन x माइनस एक्स बार 0 होता है, इस तरह समीशन y माइनस वाई हैट भी 0, ठीक है। 13.20 इफ टू वेरिएबल्स टेंड टू वेरी साइमल्टेनियसली इन सम डायरेक्शन, अगर दो वेरिएबल्स एक साथ
किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम कहेंगे दिस सेड टू बी कोरिलेटेड, उनमें रिलेशनशिप मौजूद है क्योंकि दोनों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है जी, जैसा कि दोनों वेरिएबल पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है, ठीक है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम कहेंगे इनमें रिलेशनशिप है। इफ टू वेरिएबल टेंड टू इंक्रीज टुगेदर या डिक्रीज टुगेदर, अगर दोनों वेरिएबल्स आपस में दोनों इंक्रीज होंगे या दोनों डिक्रीज होंगे तो हम कहेंगे उसमें कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये 23 भी है हमारे पास, 23 से रिलेटेड 24 भी है। वन वेरिएबल इंक्रीज अदर डिक्रीज, एक वेरिएबल इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, तो हम कहेंगे वो हमारे पास नेगेटिव या इन्वर्स कोरिलेटेड होगा। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या हो जाएगी, उसकी इन्वर्स और नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, 25 ये 22, 23, 24 तीनों स्कैटर डायग्राम के दोबारा थे। ठीक है जी, 25 में वो कह रहा है वाइल कैलकुलेटिंग आर, जब हम आर कैलकुलेट करते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज कर लें, इंटरचेंज का मतलब क्या है, अगर एक्स वाई को हम वाई एक्स कह दें तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग आर एक्स वाई, अगर हम आर एक्स वाई की जगह आर वाई एक्स कैलकुलेट कर लें, हमने कहा दोनों बराबर रहेंगे, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्योंकि आर सिमेट्री रहता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई टू एक्स। आर एक्स एंड वाई का कैलकुलेट कर लो, आर वाई एक्स का कैलकुलेट कर लो, ये दोनों हमेशा सेम रहते हैं। 26 लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और ये आपको बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की लिमिट क्या होती है, -∞ टू +∞ होती है। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट की हमारे पास लिमिट होती है। ठीक है, देन आगे सारे ही बड़े आसान हैं। ठीक है, तो एक बात मैंने आपको सिखाई थी, आर जो होता है, आर ये वाला आर कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आर इंडिपेंडेंट होता है दो चीजों पर, चेंज ऑफ ओरिजिन के साथ भी और चेंज ऑफ स्केल के साथ भी। यानी कि आर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम एक्स और वाई में प्लस करें, कोई चीज माइनस करें, मल्टीप्लाई करें या कोई चीज डिवाइड करें, आर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे सारे एमसीक्यू फ्लो में जाने वाले। कहता आर 0.9 है, आर 0.9 27 क्वेश्चन में कह रहा है, 13.27 में वो कह रहा है 5 सब्सट्रैक्टेड, 5 माइनस किया है, 5 माइनस किया। देखो अगर 5 माइनस किया है तो देखें क्या आर को कोई फर्क पड़ने वाला है, हम कहेंगे नहीं, आर रिमेन सेम रहेगा। अगर -5 कर रहे हो, आर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आर फिर भी 0.9 रहेगा। 28 में कहता है कि ऐसा करो, अब 5 जमा कर दो, 5 जमा कर दो। हमने कहा प्लस कर रहे हो, आर को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसने फिर भी 0.9 रहना, रिमेन सेम। 29 में कह रहा है अगर 3 माइनस करें y में से, अब यहां पे तो 5 माइनस कर रहा था ना x में से, और 5 ऐड कर रहा था x में से, उसने कहा x को रहने दो, बल्कि 3 ऐड करो y में। हमने कहा बेशक x में करो, बेशक y में करो, आर इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन से, हमने कहा फिर भी रिमेन सेम रहेगा। 30 में कहता है अच्छा अब ऐसे करो, 3 ऐड कर दो y में, हमने कहा माजरत 0.9 फिर भी सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि इंडिपेंडेंट। 31 में वो कहता है अच्छा बिल्कुल तुम काबू ही नहीं आ रहे यार। उसने कहा अच्छा जी अब काबू आओगे। उसने कहा 3 माइनस करो x में से, 3 को माइनस करो x में से,
और वो कह रहा है 5 को जमा कर दो y में। हमने कहा बहुत माजरत, r ने फिर नहीं बदलना क्योंकि r इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन। माइनस करो प्लस करो जो मर्जी करते रहो, r नहीं बदलने वाला। फिर वो कह रहा है किसी तरीके से आ जाओ भाई काबू। तो 32 में कह रहा है अगर r 0.9 है ईच ऑब्जर्वेशन में x को 100 से मल्टीप्लाई करवाओ। अब वो मल्टीप्लाई पर आ गया, उसने कहा 100 को मल्टीप्लाई करवाओ x से। हमने कहा बहुत बहुत हाईली माजरत, r ने चेंज नहीं होना क्योंकि r तो चेंज ऑफ स्केल से भी इंडिपेंडेंट है। 33 में कहा उसने अच्छा ऐसा करो y को ना डिवाइड कर दो, यानी कि डिवाइड 10 को हर एक y से। हमने कहा माजरत नहीं बदलना और से। अच्छा 34 में अब सारे उसने हरबे चेक कर लिया, हर एक उसने स्टाइल चेक कर लिया। उसने कहा अच्छा ऐसा करो x को भी डिवाइड कर दो 10 से, y को भी डिवाइड कर दो 10 से। हमने कहा जो मर्जी करते रहो, r तो इंडिपेंडेंट रहेगा, r ने चेंज नहीं होना स्केल से भी। तो थक हार के आखिरी MCQs में वो क्या कहता है, MCQ नंबर 35 से वो कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। ये वाली बात सबसे एंड में बता रहा है, हालांकि उसको सबसे पहले बतानी चाहिए थी ये। तो वो कह रहा है अच्छा बताओ फिर r इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से। हमने कहा हाँ बिल्कुल r इंडिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल से, इस वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास 35 MCQs। ठीक है जी। तो आपने इनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है, आपने इनको समझ लेना, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने रिमेनिंग MCQs भी कवर कर लेंगे और अपनी प्रोबेबिलिटी का न्यू टॉपिक भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो स्टार्ट कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।